अगर एक दिन पूरी दुनिया ऐसे क्रीचर से भर जाए जो देख नहीं सकते लेकिन आपकी सबसे छोटी आवाज भी सुन सकते हैं, आप कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे? इस दुनिया में बोलना तो दूर की बात है, जमीन पर गिरा हुआ कोई छोटा सा सामान भी आपकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि ये क्रीचर्स आवाज सुनते ही उसकी डायरेक्शन में इतनी तेजी से हमला करते हैं कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इसी वजह से ज्यादातर इंसान मारे जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं उन्होंने सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रूल बनाया है, किसी भी हालत में आवाज मत करो। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के मिलब्रुक नाम की जगह से, जहां एबॉट फैमिली किसी तरह इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। इस परिवार में ली एबॉट, उसकी वाइफ ईवलिन, उनकी डेफ बेटे रिगन और उनके 2 बेटे मार्कस और बो है। इनका फार्म एक जंगल के बीच में है और परिवार ने अपने आसपास की पूरी जगह को इस तरह बदल दिया है कि चलते समय कम से कम आवाज हो। जहाँ भी इन्हें चलना होता है वहाँ रेत बिछाई गई है, इससे पैरों के नीचे पत्ते या लकड़ियाँ आने पर आवाज नहीं होती। घर के अंदर भी हर चीज को केयरफुली रखा गया है। बात करने के लिए परिवार बोलने के बजाय अमेरिकन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस दुनिया में एक सिंपल कॉन्वर्सेशन भी जानलेवा हो सकती है। लेकिन शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि इस तरह जीना कितना मुश्किल है। पूरा परिवार पास के शहर में सामान लेने जाता है। शहर पूरी तरह सुनसान है, हर जगह ऐसा लगता है जैसे यहाँ रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए हों। इसी दौरान बो की नजर एक स्पेस शटल टॉय पर पड़ती है। उसे टॉय बहुत पसंद आता है और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ली जानता है कि टॉय के अंदर बैटरीज डालते ही इससे आवाज निकलेगी, इसलिए वो बैटरीज निकाल देता है और बो को टॉय छोड़ने के लिए कहता है। रिगन बाद में टॉय उठाकर बो को दे देती है, लेकिन बो चुपके से बैटरीज अपने पास रख लेता है। किसी को पता नहीं चलता कि उसने ऐसा किया है। परिवार वापस घर की तरफ चल पड़ता है। सब लोग बिल्कुल शांत है, कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई अपने कदमों का ध्यान रख रहा है। और तभी वो अपने पास रखी बैटरीज टॉय में लगा देता है। वो टॉय को एक्टिवेट करता है। अगले ही पल टॉय से आवाज निकलती है और जैसे ही वो आवाज जंगल में फैलती है, एक क्रीचर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। ली अपने बेटे की तरफ भागता है, लेकिन क्रीचर उससे पहले बो तक पहुंच जाता है और कुछ ही सेकंड्स में बो मारा जाता है। पूरे परिवार की दुनिया उसी पल बदल जाती है। सबसे ज्यादा इसका असर रिगन पर पड़ता है, क्योंकि टॉय वापस बो को देने वाली रिगन ही थी। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। वो अपने पेरेंट्स के सामने अपने इमोशंस नहीं दिखाती, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुकी है। मार्कस उसकी फीलिंग्स को समझता है। वो जानता है कि रिगन अपने भाई की मौत को लेकर खुद को ब्लेम कर रही है, लेकिन जिंदगी रुक नहीं सकती। इस खतरनाक दुनिया में उन्हें अगले दिन के बारे में सोचना ही पड़ता है। 1 साल से ज्यादा समय गुजर जाता है। अब ईवलिन प्रेग्नेंट है और उसके चौथे बच्चे का जन्म होने वाला है। इस बीच ली लगातार रिगन के लिए हियरिंग एड बनाने की कोशिश कर रहा है। रिगन डेफ है और ली चाहता है कि शायद वो ऐसा डिवाइस बना सके जिससे उसकी हियरिंग इम्प्रूव हो जाए, लेकिन उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। डिवाइस ठीक से काम नहीं करता। इसके बजाय उससे एक तेज हाई पिच्ड आवाज निकलती है। रिगन को इससे कोई फायदा नहीं मिलता, फिर भी ली कोशिश करना नहीं छोड़ता। एक दिन ली मार्कस को अपने साथ फिशिंग पर ले जाने का फैसला करता है। रिगन भी जाना चाहती है, लेकिन ली उसे साथ नहीं ले जाता। इससे रिगन परेशान हो जाती है। वो अकेली बो की ग्रेव पर चली जाती है। उसे शायद अपने भाई की याद आ रही है और वो उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन इसी समय फार्म पर ईवलिन अकेली है और तभी उसे अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक खुले हुए नेल पर पड़ जाता है। दर्द इतना ज्यादा है कि उसकी चीख निकलने वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को रोक लेती है। इसी दौरान उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है। आवाज होते ही ईवलिन समझ जाती है कि खतरा बहुत करीब है। एक क्रीचर आवाज सुन चुका है और घर की तरफ आ रहा है। ईवलिन बेसमेंट में पहुंचती है और आसपास लगी लाइट्स को रेड करने वाला स्विच दबा देती है। पूरे घर के आसपास रेड लाइट्स जलने लगती है, लेकिन क्रीचर घर के अंदर आ चुका है। ईवलिन अपने दर्द को दबाते हुए बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करती है। क्रीचर बेसमेंट तक पहुंच जाता है। अब ईवलिन के पास भागने का कोई आसान रास्ता नहीं है। वो एक टाइमर का इस्तेमाल करके क्रीचर का ध्यान दूसरी तरफ करती है। टाइमर की आवाज सुनकर क्रीचर उस दिशा में चला जाता है और ईवलिन मौका पाकर बेसमेंट से बाहर निकल जाती है। उधर ली और मार्कस फिशिंग से वापस लौट रहे हैं। जैसे ही ली दूर से फार्म के आसपास रेड लाइट्स देखता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो तुरंत सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। उसे पता है कि ईवलिन अकेली है और बच्चे का जन्म
धमाकन किसी भी समय हो सकत। ली मार्कस को फायरवर्क्स की तरफ भेजता है। मार्कस फायरवर्क्स जलाता है। जैसे ही फायरवर्क्स की तेज आवाज होती है, आसपास मौजूद क्रीचर्स उस डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इवलिन सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को जन्म देती है। इसी दौरान रिगन भी फायरवर्क्स देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि फार्म पर कुछ हुआ है। वो तुरंत वापस घर की तरफ दौड़ती है। ली शॉटगन लेकर घर के अंदर जाता है। वहाँ उसे इवलिन और न्यूबॉर्न बेबी मिल जाते हैं। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम है। बेबी रो सकता है और इस दुनिया में बच्चे का रोना भी मौत की घंटी है। इसलिए ली इवलिन और बेबी को घर से बाहर एक हिडन लोकेशन में ले जाता है। बाण के नीचे एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ परिवार इमरजेंसी के समय छिप सकता है। इवलिन बेबी को लेकर हिडन स्पेस में चली जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद बेबी रोने लगता है। आवाज सुनकर एक क्रीचर बाण के अंदर आ जाता है। ली बच्चे को एक ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और एक बक्से में बंद कर देता है, जिससे उसकी आवाज बंद हो जाती है। वो आसपास खोजता है, लेकिन उसे बेबी नहीं मिलता और तभी ली के दूसरे बच्चों से गलती से आवाज हो जाती है, जिस वजह से वो क्रिएचर उनकी तरफ भाग जाता है। तभी इवलिन कहती है, हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी, जिसके बाद ली अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। वो क्रीचर पानी की कुछ पाइप्स तोड़ देता है। धीरे धीरे हिडन स्पेस पानी से भरने लगता है। कुछ समय बाद इवलिन की आँख खुलती है। वो देखती है कि पानी बढ़ चुका है और क्रीचर अभी भी बाण में मौजूद है। अब उसे अपने बच्चे के साथ बिल्कुल शांत रहना है। वो गिरते हुए पानी के पीछे छिप जाती है। पानी की लगातार आवाज उसके और बेबी की आवाज को मास्क कर देती है। कुछ समय के लिए ये काम कर जाता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ मार्कस और रिगन कॉर्न साइलो के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोनों अपने पिता को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। वे वहां आग जलाते हैं ताकि ली उन्हें देख सके, लेकिन कुछ समय बाद फायर बुझ जाती है। रिगन को लगता है कि अब उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान मार्कस साइलो के अंदर गिर जाता है। वो कॉर्न के अंदर फंसने लगता है। रिगन भी उसके पीछे नीचे चली जाती है। वो मार्कस को बाहर निकालने की कोशिश करती है। मार्कस एक फॉलन रूफ सेगमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन रिगन खुद कॉर्न के अंदर फंस जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह गायब हो गई है। मार्कस अपना हाथ कॉर्न के अंदर डालता है। वो रिगन का हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन उनकी इस स्ट्रगल की आवाज क्रीचर सुन लेता है। एक एलियन तेजी से साइलो की तरफ आता है। अब मार्कस और रिगन दोनों डेंजर में है। क्रीचर उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। रिगन घबराहट में अपना हियरिंग एड इस्तेमाल करती है और तभी हियरिंग एड से एक हाई पिच्ड साउंड निकलती है। क्रीचर अचानक दर्द से पीछे हट जाता है। रिगन अभी तक ये समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है। एलियन साइलो की वॉल में एक बड़ा होल कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरह मार्कस और रिगन भी साइलो से बाहर निकल पाते हैं। कुछ देर बाद ली दोनों को ढूंढ लेता है। वो उन्हें अपने ट्रक की तरफ जाने का सिग्नल देता है, लेकिन तभी ली को पास में एक एलियन दिखाई देता है। क्रीचर ली पर हमला कर देता है। ली घायल हो जाता है। मार्कस अपने पिता को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब क्रीचर की अटेंशन मार्कस की तरफ चली जाती है। एलियन ट्रक की तरफ बढ़ता है। ली तुरंत समझ जाता है कि अगर वो कुछ नहीं करता तो दोनों बच्चे मारे जाएंगे। ली रिगन की तरफ देखता है और साइन लैंग्वेज में उसे बताता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है। फिर ली एक ऐसा फैसला करता है जो उसके बच्चों को बचा सकता है। वो जानबूझकर आवाज करता है। वो चिल्लाता है। क्रीचर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। ली अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। मार्कस और रिगन ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों बच्चे अपने पिता को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं है। वे वापस घर की तरफ जाते हैं। जब वे घर पहुँचते हैं तो इवलिन उनका इंतजार कर रही होती है। अब इवलिन, मार्कस और रिगन तीनों एक साथ हैं, लेकिन ली उनके साथ नहीं है। उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। वे अपने पिता और हस्बैंड को खो चुके हैं, लेकिन तभी एक एलियन घर के अंदर घुस आता है। अब फिर से वही नाइटमेयर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार रिगन के पास एक ऐसी चीज है जो शायद इन क्रीचर्स को रोक सकती है। रिगन अपने हियरिंग एड को देखती है। उसे याद आता है कि जब भी हियरिंग एड से हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसी निकलती है, क्रीचर दर्द से रिएक्ट करता है। अब उसे समझ आता है कि उसके हियरिंग एड की खराबी शायद असल में एक वीकनेस है। वो इस फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करती है। माइक्रोफोन उस हाई पिच्ड साउंड को एम्पलीफाई करता है। क्रीचर उसके सामने बुरी तरह तड़पने लगता है और तभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एलियन अपने सिर की आर्मोर्ड प्लेटिंग को खोल देता है। उस आर्मोर के अंदर उसका
वल्नरेबल टिश्यू दिखाई देने लगता है। रिगन अब समझ चुकी है कि क्रीचर को कैसे मारा जा सकता है। वो क्रीचर को कमजोर करती है और इवलिन तुरंत ली की पंप शॉटगन उठाती है। वो निशाना लगाती है और गोली चला देती है। इस बार एलियन वही मारा जाता है, लेकिन अब एबॉट फैमिली के सामने एक नई रियलिटी है। जिस चीज से वे पूरी फिल्म में डरते रहे, उसी क्रीचर की वीकनेस उन्हें मिल चुकी है। ये एलियंस लगभग इम्पेनेट्रेबल है। उनकी आर्मोर्ड स्किन की वजह से उन्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसी उनके आर्मोर को खोलने पर मजबूर कर सकती है और एक बार आर्मोर हटने के बाद उनके सिर के अंदर का वल्नरेबल हिस्सा एक्सपोज्ड हो जाता है। अब शॉटगन उस वीकनेस का इस्तेमाल करके उन्हें मार सकती है, लेकिन तभी उन्हें एक और प्रॉब्लम का एहसास होता है। घर में हुई गोली की आवाज सिर्फ एक एलियन ने नहीं सुनी, बल्कि आसपास मौजूद बाकी क्रीचर्स ने भी सुन ली है। अब कई एलियंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार इवलिन पहले जैसी हेल्पलेस नहीं है। उसके पास शॉटगन है। रिगन ने क्रीचर्स की वीकनेस खोज ली है। मार्कस भी अब समझ चुका है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उसे डर से ज्यादा अपने परिवार पर भरोसा करना होगा। इस पूरी कहानी में परिवार ने बहुत कुछ खोया है। सबसे पहले बो की मौत हुई, उसके बाद ली ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अब उनके पास एक ऐसी जानकारी है जो शायद बाकी इंसानों को भी बचा सकती है। इन क्रीचर्स को हराने के लिए उन्हें सिर्फ ताकत की जरूरत नहीं है, उन्हें सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। शुरुआत में जिस चीज को इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहा था, वही चीज आखिर में उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इस दुनिया में आवाज हमेशा मौत का संकेत थी, लेकिन अब आवाज ही इन क्रीचर्स की मौत बन सकती है, और एबॉट फैमिली के पास अब इस वीकनेस को इस्तेमाल करने का मौका है। लेकिन बाहर मौजूद एलियंस की संख्या बढ़ती जा रही है। शॉटगन की आवाज ने उनकी लोकेशन रिवील कर दी है। अब उन्हें पता है कि क्रीचर्स जल्द ही उनके घर तक पहुंच जाएंगे। इस बार परिवार के पास छिपने के अलावा एक और ऑप्शन है, लड़ना। रिगन अपने हियरिंग एड को देखती है। वो जानती है कि इसी छोटे से डिवाइस ने शायद उनके परिवार को एक मौका दिया है, एक ऐसा मौका जिससे वे इन क्रीचर्स के खिलाफ वापस लड़ सकते हैं। इवलिन शॉटगन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रहती है। वो अब सिर्फ अपने बच्चों को बचाने वाली माँ नहीं है, अब वो उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है जिसने उनकी पूरी दुनिया छीन ली है। यहीं पर अ क्वाइट प्लेस की कहानी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।